कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। आज आपकी पॉकेट में 1000 रुपीज है, स्टार्ट विद 1000, आप 1000 डिपॉजिट करके उसको कन्वर्ट कर दीजिए गोल्ड में। वो 100 मिलीग्राम से 150 मिलीग्राम भी अगर होगा तो आप एक डायरी में नोट करा लीजिए कि आपके पास 150 मिलीग्राम आपका गोल्ड डिपॉजिट। सोने के बारे में बात करेंगे, सोने को कब खरीदा जाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। क्या आपकी सिक्योरिटी का ये हिस्सा है? क्या इसे स्त्रीधन कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? और कब खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, कैसे पता करेंगे कि ये सही है और आपने जो खरीदा है उसे मॉनिटर कैसे करेंगे, इन सब मुद्दों पे आज बात करेंगे। आपके कोई सवाल हो तो तैयार रखिएगा, लिखिएगा। जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो आपके सवालों के जवाब भी जरूर देंगे, जैसे हम हमेशा कहते हैं। और इससे पहले कि आप पॉडकास्ट में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो सोना आने वाला है, आने वाले समय में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो कैसा है और आगे आपको वो कितने फायदे दिलवा सकता है। ये कहावत आपने सुनी होगी कि कुछ लोग चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेके पैदा होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोने का चम्मच भी मुंह में लेके पैदा होते हैं। ऐसे ही एक सोने के आसपास रहने वाले व्यक्ति से आज हम बात करने वाले हैं, जो हमें बताएंगे इन सब चीजों के बारे में। उनका नाम है अतुल सोनी। 86 साल से इनका परिवार सोना चांदी का व्यापार कर रहा है और इनके दादाजी, जिनका नाम ही मनी से शुरू होता है, मनी राम जी के नाम से इनकी फॉर्म है। और आश्चर्य की बात नहीं है, उस समय किसी ने समझा कि मनी का मतलब कितना महत्वपूर्ण है और उन्होंने, इनके दादाजी के पिताजी ने उनका नाम रखा मनी राम और उन्होंने अपने नाम से शुरू किया ये ज्वेलरी का कारोबार। तो अतुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि वो जो चांदी की चम्मच और सोने की चम्मच की बात होती है वो कितनी सही है? नहीं मनीषा, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। सोने चांदी का चम्मच तो कभी बचपन में उस वक्त तो नहीं था कि चम्मच लेके पैदा हुए, पर हाँ, सोने चांदी का ढेर आसपास हमेशा बचपन से देखा हुआ है। जैसे कि आपने बताया दादाजी के नाम मनी, तो मनी के बाद राम भी लगा हुआ है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हर बात जो कहते थे वो सत्य हो जाती थी और उस सत्य को ही वो पकड़ के चलते थे। तो जितना मनी पे ध्यान दिया गया उतना राम पे भी ध्यान दिया गया और दादाजी ने जो शुरू किया वर्क वो इसी नाम के साथ शुरू किया जो, और यही उन्होंने अपने अंदर रखा कि मुझे जो कहना है वो सत्य कह के ही मैं जेवर दूंगा और सत्य वाला जेवर दूंगा। सत्य वाला जेवर से मतलब है शुद्ध जेवर, कि अगर प्योरिटी अगर गोल्ड की देखे जाए तो जिसके पास भी जा रही है वो, उसके पास वो प्योर गोल्ड जाना चाहिए जो वो उसका दाम दे रहा है। तो इट इज लाइक कि वर्थ होना चाहिए उसका पैसा। तो पहली बात पॉडकास्ट के शुरुआत में ही सीखने की ये कि पैसा बहुत जरूरी है। हम बार बार सुनते हैं कि पैसा कमाना है, करोड़ों कमाना है, लाखों कमाना है और न जाने कितना। आपकी सीखने की बात ये कि पैसा आना चाहिए सही तरीके से, लोगों की दुआओं के साथ, तभी वो आपकी जिंदगी में बरकत लाता है। और मनी राम जी ने, जैसा कि अतुल भाई ने बताया, कि मनी के साथ राम का भी ध्यान रखा है, रूल बुक का भी ध्यान रखा है, मॉरल्स का भी ध्यान रखा है। अब आप ये बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि सभी को सोने के बारे में बड़ी उत्सुकता रहती है, तो कैसे पता चले? ये जरूर है कि सरकार ने अब हॉलमार्क कर दिया है, लेकिन कई बार ऐसे किस्से हमारे पास आते हैं कि हॉलमार्क लिया किसी ने और उसके बाद जब मुसीबत आई या जरूरत पड़ी तो जब वो देने गए तो पता चला कि वो हॉलमार्क नहीं था या उसकी क्वालिटी उतनी नहीं थी। नंबर 2, ये बताएं कि 24 कैरेट का जो आपको ज्वेलरी बना के दी जाती है, क्या वो संभव है? देखिए, ज्वेलरी के अंदर 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट ये चलन में है। 24 कैरेट में ज्वेलरी बनती है पर बहुत कम डिजाइन है, बहुत पुराने डिजाइन है और उस तरह की डिजाइन है जिसमें ज्यादा नक्काशी नहीं होती। इट इज लाइक कि उसको हम प्रेस करके बना सकते हैं, या उसको जैसे एक चेन बनती है, गोल्ड की चेन बनती है, उसको गोप की चेन बोलते हैं, तो तार बना के पतले और उसको गुथमा जो चोटी बनती है उस तरह की डिजाइन बनती है। तो वो डिजाइन अब कोई पसंद नहीं करता। बनती जरूर है पर वेट हेवी हो जाता है उसके अंदर, प्लस उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम मानते हैं, क्योंकि जितना सॉफ्ट गोल्ड रहेगा उतना वो ब्रेक होने का चांसेस रहता है। ब्रेक मीन्स कि ऐसा नहीं कि ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट है तो वो मुड़ जाएगा बट टूटेगा नहीं, बट फिर भी वो ड्यूरेबल नहीं कहलाता।
तो 22 कैरेट गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड गोल्ड बना दिया है, इसके अंदर जिंक, कॉपर, एलॉय मिक्स करके एक ऐसा गोल्ड बन जाता है जिसको हम ड्यूरेबल भी बोल सकते हैं, कलर वाइज भी अच्छा रहता है। इंडियन कलर जो मानते हैं हम कि सनशाइन का कलर हो गया, या साउथ में मानते हैं सनसेट का कलर मानते हैं, थोड़ा रेडिश पे लेते हैं, और हमारे नॉर्थ साइड में येलोइश पे जाते हैं। तो 22 कैरेट येलोइश पे अच्छा गोल्ड माना जाता है, और सारे जेवर आज की तारीख में गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड बना दिया कि 22 कैरेट इज अ राइट गोल्ड फॉर ज्वेलरी। ओके, तो अभी जो सारी ज्वेलरी बनती है वो 22 कैरेट में बनती है। यदि मैक्सिमम कोई आपसे ये कह रहा है कि वो 24 कैरेट में आपको हर तरह की ज्वेलरी बना देंगे तो वो सही नहीं। गवर्नमेंट ने उसको स्टैंडर्ड भी नहीं माना है। गवर्नमेंट ने पहले उसको हॉलमार्क जो है 24 कैरेट पे नहीं लगाते हैं गवर्नमेंट, उन्होंने बोला 22 कैरेट ज्वेलरी पे ही लगाया जाएगा। अच्छा, तो और automatically- हॉलमार्क के बाद भी हम कैसे तय करें कि ये कहीं से भी ज्वेलरी खरीदी तो कैसे हमें विश्वास हो जाए कि ये बिल्कुल सही जो हम चाहते थे वही मिला? ये अब जितना गवर्नमेंट ने गोल्ड के ऊपर ध्यान दिया है कि एक आम नागरिक, एक कंज्यूमर के साथ कभी भी कोई ब्लफ ना हो, वो गवर्नमेंट ने इसलिए माना है कि कस्टमर्स को पता नहीं होता है, वो ज्वेलर्स के पास जाते हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट करके ज्वेलरी ले लेते हैं। अगर ज्वेलर ने उनका ब्लफ किया हुआ है तो कस्टमर को कब पता चलता है? आफ्टर 5 ईयर्स जब वो जेवर बेचने जाते हैं। तो 5 ईयर बहुत बड़ा पीरियड हो जाता है ज्वेलर्स के लिए भी, कि वो उस बातों को कस्टमर से भुला भी देता है, बिल भी नहीं देता कस्टमर के पास। तो एक बहुत रेगुलर ये एक प्रैक्टिस चलती थी ज्वेलर साहब में। गवर्नमेंट ने उसको नोटिस किया, पैटर्न को नोटिस किया, और गवर्नमेंट ने हॉलमार्क लेके आया। मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा चीज किया हुआ, क्योंकि जो ज्वेलर्स अच्छा काम कर रहे थे उनके ऊपर भी ये गलत आरोप लगता था कि ये गलत कर सकते हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि फैमिली ज्वेलर्स गलत करते हैं, या बहुत सारी जगह ऐसा न्यूज में आता भी था, पर हर फैमिली ज्वेलर ऐसा करता है ये गलत है। बिल्कुल, बहुत सारे जनरेशन से कस्टमर्स को सर्व दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उनको ज्वेलरी दे रहे हैं, और सब सेटिस्फाइड है, और रिटर्न भी प्रॉपर हुआ है। पर ठीक है, 100 में से अगर 10 अच्छे हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, 90 अगर खराब है तो वो रेशियो कम करने के लिए गवर्नमेंट ने हॉलमार्क लेके आया है। हॉलमार्क से ये हो गया कि अब हर एक ज्वेलरी के ऊपर एक मार्का रहता है। पहले हॉलमार्क था, अब और उसको फाइन कर दिया है HUID लेके। HUID इज अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑन ईच एंड एवरी ज्वेलरी। HUID दैट इज हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिटी नंबर। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो हर एक ज्वेलरी के ऊपर UID नंबर होगा, जैसे हमारा आधार कार्ड या पैन कार्ड होता है UID होता है, वैसा ही ज्वेलरी के ऊपर कर दिया। तो अगर आपने बैंगल लिया है और बैंगल के अंदर आपका UID नंबर है, तो आप उसको क्रॉस टेली कैसे करेंगे? किसी ज्वेलर ने बोल दिया कि हॉलमार्क है, पर आप उसको उस पर विश्वास करने के अलावा, उस सील को देखने के अलावा आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन निकाली है, मोबाइल एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके उस UID नंबर को वहां पर अगर आप पुट करते हैं, तो वहां पर वो इमीडिएट बताएगा कि ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर इस प्रोडक्ट का है। उस प्रोडक्ट का पिक्चर भी आएगा, उसका वेट भी आएगा, उसका ID नंबर भी आएगा, किस हॉलमार्क सेंटर से वो हॉलमार्क हुआ है वो भी आएगा, और किस ज्वेलर के थ्रू हुआ है वो भी आएगा। तो इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस एंड वेरी गुड इन फेवर ऑफ कंज्यूमर, कि उन्हें अब अपने प्रोडक्ट के बारे में गारंटी गवर्नमेंट से मिल रही है। एक ज्वेलर से तो मिल रही है, पर गवर्नमेंट से अगर मिल रही है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। इट्स लाइक ISI मार्का। ओके, तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो ऐप है उसकी लिंक आपको स्क्रीन पे भी मिलेगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। जब भी आप कोई नई ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसका जो यूनिक ID नंबर है वो आप ऐप पे डालेंगे, आपको उसमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ से लिया है, कैसा है और कितनी उसकी प्योरिटी है। ये Correct. बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये अभी लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। नहीं, इसके बारे में गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं, पेपर्स में भी आया हुआ है, बट इन जनरल देखा जाए तो जनरल पब्लिक उस पर इतना ध्यान नहीं दे रही है कि ये क्या हो रहा है। बहुत बार गवर्नमेंट ने इसमें स्टार्टिंग में इसका प्रमोशन किया हुआ है कि आप हॉलमार्क देख के ले, हॉलमार्क देख ले, बट पब्लिक को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया कि उसको चेक कैसे करना है, क्रॉस टेली कैसे करना है, उसका प्रैक्टिस नहीं है कंज्यूमर्स को। तो मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से सभी कस्टमर्स को बोलना चाहूंगा कि सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और जो भी उन्होंने हॉलमार्क ज्वेलरी ली है अभी तक, उसमें से कोई एग्जांपल एक आध प्रोडक्ट लेके उसका ID नंबर देखे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। दूसरी सीखने की बात इस पॉडकास्ट से ये कि यदि आपके पास पुरानी भी कोई ज्वेलरी है जिसका बिल आपके पास है, उसको आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद चेक करिए, जिससे कि आपकी ये आदत हो जाए कि जब भी आप गोल्ड खरीदने जाएं तो आप ये ऐप में उसको डाल के तुरंत चेक कर लें और आपको विश्वास हो जाए कि आपके पास जो है वो खरा सोना है। करेक्ट। एक और चीज थी अतुल जी कि
अलग अलग कलर के गोल्ड आने लगे हैं आजकल। हम्म। रोज गोल्ड हो गया, फिर हमने देखा ग्रीन भी हो गया, ब्लू भी हो गया, तो ये कमाल कैसे करते हो? देखिए मनीषा मैम, ये जो ज्वेलरी का क्रेज है हमारे यहाँ, वो एक ऐसा क्रेज है कि मेरे पास अगर कोई ज्वेलरी है तो वो मेरे पास ही होना चाहिए, वो वाला प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं होना चाहिए। इट इज लाइक कि मेरी साड़ी जो मैंने पहनी हुई है, एक वुमन में होता है, दूसरी अगर वो सेम साड़ी पहन ले तो उसको उस साड़ी से लगाव कम हो जाता है। हाँ, कि मेरे पास मेरी जैसी होनी चाहिए और किसी के पास मेरा वाला क्रीम, मतलब मेरे पास जो कलर है या मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में ये चीजें आती गई ज्वेलरी के अंदर कि ज्वेलरी सब पहन रहे हैं, सबके पास गोल्ड ज्वेलरी है, सबके पास डायमंड ज्वेलरी, सबके पास कुंदन ज्वेलरी। फिर उसमें यूनिकनेस कहाँ से लाए? तो यूनिकनेस आती थी पहले मीनाकारी से, फिर आने लगी इनेमल यूज करने लगे। अब लोगों में आ गया और ज्यादा कि अब हम कुछ एक्सक्लूसिव कैसे पहने उसको, तो फिर उसमें एक एलॉय मिक्स किया गया। जनरली एलॉय मिक्स किया था गोल्ड की प्योरिटी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसकी प्योरिटी कम करने के लिए। जैसे 24 कैरेट को 22 कैरेट करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ही बढ़ जाती है, तो प्योरिटी भी कम होती है, नो डाउट। उसके लिए आप उसमें अलॉय मिक्स करते हैं। एलॉय मिक्स होते हैं, तो एलॉय के अंदर केमिकल से इस तरह से काम किया गया है कि अलग अलग कलर के हम गोल्ड यूज कर सकते हैं। वो किसी भी कलर में आप चाहें गोल्ड बन सकता है आपका। अभी सबसे ज्यादा जो इन है, ट्रेंड में है, वो है रोज गोल्ड। इट इज पिंक गोल्ड, जो कॉपर से मिलता जुलता है, बट उसमें शाइनिंग के कारण उसका कलर थोड़ा पिंकिश आ जाता है। और पिंक तो आपको पता है कि वुमन का फेवरेट कलर है। मैं समझता हूँ हर वुमन को एक पिंक कलर हमेशा पसंद आता है, तो वो काफी एकदम आइडेंटिफाई हो गया और सबको बड़ा पसंद आने लगा। उससे फिर वो एक क्लास अलग हो गई जो पिंक गोल्ड यूज कर रही, रोज गोल्ड यूज कर रही, डायमंड में यूज कर रही, और एलॉय मिक्स करने से उसका कलर चेंज हो गया और वो यूनिक आइडेंटिटी प्रोडक्ट हो गया। तो अब ग्रीन आ गया है, कुछ लोगों को ग्रीन पसंद है, पर ग्रीन का इतना ट्रेंड नहीं है, तो इतना टॉप पे नहीं गया। व्हाइट गोल्ड का है ट्रेंड, व्हाइट गोल्ड काफी चल रहा है, लोग प्लेटिनम के बाद व्हाइट गोल्ड ही डिमांड में कर रहे हैं और पहन रहे हैं उसको। व्हाइट गोल्ड हो गया, पिंक गोल्ड हो गया, ग्रीन गोल्ड हो गया, Yes. और भी कलर्स आते हैं? आप जो चाहे वो कलर में एलॉय मिक्स करके आप गोल्ड को कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, गोल्ड को किसी भी कलर में बनवाया जा सकता है? बनवाया जा सकता है। ये बड़ी कमाल की बात है। कई बार ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं, सबको देखते हैं कि वही वही पीला पीला पीला, तो अगर आपको लगता है कि आपको गोल्ड तो पहनना है पर आपके पसंद के कलर में पहनना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये एक नई जानकारी आपके पास है, तो अब आप अपनी पसंद का कलर जो भी है, जिस कलर के आप कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जो कलर आपको बहुत अच्छा लगता है, उस कलर का भी सोना बट फिर भी डोमिनेटिंग आज भी हमारे यहाँ येलो गोल्ड है, क्योंकि इंडियन जो साइकोलॉजी है वो पीला अगर है तो गोल्ड है, अगर सफेद प्लेटिनम भी है। प्लेटिनम हमारे इंडिया में नहीं सक्सेसफुल हुआ बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि किसी को समझ नहीं पड़ती है। आपने अगर 2 लाख रुपए की प्लेटिनम की चेन पहन रखी है, किसी ने अगर 1 लाख की गोल्ड की चेन पहन रखी है, तो वो ज्यादा उसको नोटिस होगा बजाय व्हाइट के। तो हमारी साइकोलॉजी सेट की हुई है कि पीला मीन्स गोल्ड, और पीले में भी अच्छा डीप येलो, तो वो डोमिनेटिंग रहेगा हमेशा। पिंक गोल्ड ट्रेंड में आया है, फिर ट्रेंड कम हो गया उसका, बट येलो का एज इट इज है और वो वैसा ही अप जा रहा है, हमेशा ही रहेगा। हमेशा ही रहेगा हमें, क्योंकि जो चीज ओरिजिनल होती है उसका कोई जोड़ नहीं होता, तो येलो गोल्ड हमेशा ही ट्रेंड में रहेगा। और ये हम मानते हैं कि पीला पहना है तो सोना है, और दूसरा कलर पहना है तो हम कभी कभी ये मान सकते हैं कि वो सोना नहीं हो सकता है, बट येलो इज ऑलवेज गोल्ड। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे देखिए, भारतीय वेडिंग में या हम कुछ भी सेलिब्रेशन करते हैं तो हमारे यहाँ गोल्ड का बड़ा महत्व है। मेरे दादी साहब थे, वो कहते थे कि सोना जब घर में महिलाएं पहनती हैं, घर की बहुएं या बेटियां पहनती हैं, तो वो एक समृद्धि, हम मानते हैं कि हमारे परिवार में समृद्धि आई है, समृद्धि का कारण बनता है। मेरे पापा बताते थे कि जब वो नया नया उन्होंने काम शुरू किया था तो 200 रुपए गोल्ड का भाव था, 10 ग्राम्स का, और आज वो 70,000 रुपए है। वो बच्चे जो नया नया कमाना शुरू किए हैं, क्योंकि गोल्ड एक सिक्योरिटी है, आप थोड़ा थोड़ा करके उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो कैसे संभव है कि वो गोल्ड की तरफ जाएं और गोल्ड को अपनी जिंदगी में लेके आए? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज की जनरेशन को ये समझना होगा कि गोल्ड सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है कि हम एक फ्लॉन्ट करने के लिए सबको पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है। गोल्ड एक वुमन का फाइनेंशियल पावर है। मतलब एक वुमन अपने आप को अगर इंडिविजुअल देखे तो उसके पास हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंसी के अलावा उसके खुद के पास क्या ताकत है। तो वो गोल्ड हमारे यहाँ इस तरह से सेट किया हुआ है कि एक वुमन को लगता है कि हाँ, मेरे पास इतना गोल्ड है, दैट मींस आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिकली, और वो काम करता है।
बहुत बार मिसहैप में देख लो, या हस्बैंड को बिजनेस में जब प्रॉब्लम आती है तब देख लो, या कोई आप न्यू परचेसिंग करने जाते हो प्रॉपर्टी, या मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं मेरे पास जो बहुत सारी ज्वेलरी लेके आते हैं सेल करने के लिए। जब मैं पूछता हूँ क्यों बेचना है, तो बोले हमें इमरजेंसी, हमारा घर खरीदना है, हम अभी तो किराए के मकान में, तो अब हमें घर खरीदना, धीरे धीरे हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया और हम इसको सेल करके हमारा घर खरीद रहे। तो वो जो घर खरीदना इमोशंस है उनके, वो कब हो पाया उनका, जब उन्होंने गोल्ड धीरे धीरे खरीदा। वो धीरे धीरे खरीदते गए 10 साल 15 साल में, और इतना गोल्ड हो गया उनके पास कि आज उन्होंने देखिए कर लिया। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी बेटी की शादी है, 5 साल से वो मेरे पास गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आज बेटी की शादी में उनको 200 ग्राम या 20 तोला या 30 तोला देना है। बट एकदम से वो पैसा कहां से इकट्ठा करें, तो धीरे धीरे जब वो करते गए तो उसमें 2 फायदे हुए। एक गोल्ड भी इकट्ठा हो गया उनके पास, एक रेट का जो एवरेजिंग हुआ उनके पास, वो तो मुझे लगता है कि दैट इज इनक्रेडिबल। उसका कोई थोड़ी नहीं है जो एवरेजिंग ऑफ रेट हुआ, कि उन्होंने अगर 10,000 से स्टार्ट किया था, आज 70,000 हो गया रेट 10 ईयर्स में या 15 ईयर्स में, तो उनको जो बेनिफिट मिला रेट का, वो तो आप वो भी नहीं सोच सकते, मैं भी नहीं सोच सकता हूँ। तो कितना मिनिमम कोई व्यक्ति ले सकता है यदि वो इन्वेस्ट करना चाहे धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे अपनी जिंदगी शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती है, तो कितना मिनिमम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये इस क्वेश्चन का जवाब ऐसा कहूंगा मैं कि आपकी क्या बजट है। पॉकेट साइज है, आप स्टार्ट कर सकते हो उससे, क्योंकि एक स्टार्ट बहुत जरूरी है। मैंने देखा बहुत सारे क्लाइंट सोचते रहते हैं कि हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है, पता नहीं कहाँ वो दिमाग लगाते हैं कि हाँ हमारे पास 70,000 हो जाएंगे तब हम एक 10 ग्राम का एक कॉइन खरीद लेंगे। पर मैं कहता हूँ कि वो 70,000 के चक्कर में उनका पैसा कहाँ दूसरी जगह यूज हो जाता है, और वो गोल्ड कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। जबकि मैं कहता हूं उनसे कि आज आपकी पॉकेट में 1,000 रुपीज है, स्टार्ट विद 1,000, आप 1,000 डिपॉजिट करके उसको कन्वर्ट कर दीजिए गोल्ड में। वो 100 मिलीग्राम से 150 मिलीग्राम भी अगर होगा, तो आप एक डायरी में नोट करा लीजिए कि आपके पास 150 मिलीग्राम आपका गोल्ड डिपॉजिट। सो यदि आप 1,000 रुपए भी बचा सकते हैं, 2,000 रुपए भी बचा सकते हैं, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही वो 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा, आप 1 ग्राम गोल्ड अपने ज्वेलर से ले सकते हैं। डेफिनेटली आप अपने पास के किसी भी ज्वेलर से ऐसी बात करें और आपके पास एक स्लिप आ जाएगी। ट्रू ट्रू, वो तो प्रॉपर आप स्लिप बना के लीजिए। 100 मिलीग्राम का भी पीस आता है, बट मुझे लगता है कि वो आपको संभालने में प्रॉब्लम आएगा। बट उसको आप डिपॉजिट करते जाइए, जो भी आपका फैमिली ज्वेलर है, जिससे भी आप लेना चाहते हैं, वहां जाकर डिपॉजिट करना स्टार्ट कीजिए। जब आपका एक हेल्दी अमाउंट हो जाता है कि आप गोल्ड आपका 1 ग्राम हो जाता है या 10 ग्राम हो जाता है, तब आप वो 10 ग्राम या 1 ग्राम ले लीजिए। सो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं जैसे हम म्यूचुअल फंड के लिए एसआईपी करते हैं, वैसे यस यस यस, गोल्ड को भी एसआईपी की तरह लें। और कहते हैं ना कि सारे इन्वेस्टमेंट कभी भी एक बकेट में नहीं होना चाहिए। तो आप इक्विटीज लेते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, आप गोल्ड लेते हैं, आप प्रॉपर्टीज लेते हैं, आप एफडीज लेते हैं। तो इसी तरह अपने इन्वेस्टमेंट में गोल्ड का एक शेयर जरूर रखें। जो भी मिनिमम आप सेव कर सकते हैं, उस सेविंग से ही गोल्ड में सिप करना अभी से शुरू कर दीजिए। ये इस पॉडकास्ट की 3C लर्निंग है। और आप में से जितने भी लोग सीरियस होके इस गोल्ड की एसआईपी शुरू करने वाले हैं, और जब आपके पास थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा तो हमें लिखिएगा जरूर, क्योंकि हम लिखते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, बात शुरू होती है तो बड़ी दूर तक जाती है। अब हमने ये जान लिया कि सोना प्योर कैसे है, कैसे पता चलेगा। ये तो बिल्कुल समझ में आ गया कि अगर कुछ छोटा सा भी खरीदेंगे तो पता कर लेंगे कि ये हमारे पैसे के लिए पूरा वर्थ हमें मिला है या नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि सोने में क्या क्या बनाया जा सकता है, क्योंकि हम हर बार एक जैसी चीज तो नहीं खरीद सकते और एक जैसा पहन भी नहीं सकते। पहनने को तो हम कपड़े भी नहीं बार बार पहनना पसंद करते हैं, तो सोने की ज्वेलरी में भी वैरायटी चाहिए। तो आप ये बताइए कि क्या क्या सोने के साथ बनाया जा सकता है जिससे हमारे पास अलग अलग वैरायटी के सेट्स हो जाएं और अलग अलग वैरायटी की ज्वेलरी हम अलग अलग ओकेजन पे पहन पाए। ये ज्वेलरी और बाकी सब चीजों को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू उसका बहुत ज्यादा होता है। कि आपने अगर क्लोथिंग से अगर कंपेयर करें, क्लोथिंग का रेट और ज्वेलरी का रेट में काफी डिफरेंस है, तो आपको रिपीट तो करनी पड़ती है ज्वेलरी। हाँ, बट मैं समझता हूँ कि आपने ज्वेलरी को पहले मैं 2 पार्ट्स में अलग अलग करूंगा पार्टीशन में। एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट पार्ट और एक होता है हमारे पास कलेक्शन। तो हम अगर पहले वाले पार्ट की बात करें कि हमें इन्वेस्टमेंट पार्ट में जाना, तो इन्वेस्टमेंट पार्ट में हम जैसे गोल्ड का प्योर गोल्ड बार ले लेते हैं, कॉइन्स ले लेते हैं, या प्योर गोल्ड की कुछ ज्वेलरी बना लेते हैं। नेक्स्ट होता है कि हम जो ज्वेलरी ले रहे हैं वो हम प्योर प्लेन ज्वेलरी ले रहे हैं। प्लेन में इसके अंदर बहुत ज्यादा दूसरे आइटम्स नहीं, स्टोन्स, मीनाकारी, इनेमल, कुंदन, मीना, मोती, ये नहीं है। तो वो आपका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हो गया। जब भी आप इसको रिटर्न करेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा कि इसमें ये कटेगा या वो कटेगा, या आप किसी और ज्वेलर्स के गए तो वहां पे वो बता रहे हैं कि इसमें ये है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वो एक इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हो गया। सेकंड आता है कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी।
कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी इससे पूरा डिफरेंट है। आपके पास एक कुंदन का सेट होना चाहिए, आपके पास एक मोती का सेट होना चाहिए, आपके पास एक रोज गोल्ड का कलेक्शन का सेट होना चाहिए, आपके पास एक गोल्ड का होना चाहिए, इसके अंदर मीनाकारी की हुई है, पुराने काम किया हुआ है, एक एंटीक सेट होना चाहिए। तो ऐसे कम से कम 50-70 वेराइटीज होती है जो आपके ज्वेलरी कलेक्शन में होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट साइज, आप धीरे धीरे वो कलेक्शन करते जाते हैं। तो उससे ये होता है कि आप हर बार हर ओकेजन के हिसाब से वो ज्वेलरी पहनते हैं। अब उसके अंदर ओकेजन में भी बहुत सारी चीजें आ जाती है कि आप ब्राइडल ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं, आप किटी पार्टी वाली ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं, या आप डेली वेयर की कैजुअल ज्वेलरी पहनना चाह रहे हैं। तो वो आपने एक पेपर पे 4-5 पॉइंट हर ज्वेलरी परचेज करने के पहले लिखना चाहिए। मैं हर कस्टमर को बोलता हूँ कि आप जब तक आपके माइंड में सेट नहीं हो आप क्यों लेना चाह रहे हैं। किसी को पसंद है लॉन्ग इयररिंग्स, किसी को पसंद है पेंडल सेट, किसी को पसंद है ब्रेसलेट। तो हर एक ज्वेलरी का अलग अलग यूज है। तो जब आप ज्वेलरी परचेज करने के लिए जा रहे हो तो हमेशा माइंड में रखो कि आपकी इंटरेस्ट क्या है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या आप कलेक्शन में जा रहे हो। कलेक्शन में जा रहे हो तो फिर उसके पार्ट में जाओ, आप कलेक्शन में क्या चाह रहे हो, किस ओकेजन के लिए चाह रहे हो, किसके लिए चाह रहे हो, और उसके अंदर आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। कभी आपको मोती का ज्वेलरी देख के आपने टीवी में देखा और आपको मोती से आप इन्फ्लुएंस हो गए, मोती बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मोती का लेना, तो राइट इट डाउन कि मुझे मोती का ही लेना। तो जितना आप क्लियर रहोगे उतना आप शॉपकीपर को बताओगे, और शॉपकीपर नो डाउट आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हो कि वो रेगुलर ज्वेलरी सेल करते हैं, तो वो एक आपको अच्छा आइडिया दे देंगे और एक प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे। वो तो है ही सही, पर अगर आप क्लियर होकर जाते हो तो वहां पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने का रहता है कि अगर आपने जाके बोला मुझे मोती का ही इंटरेस्ट है, तो वो फिर वो कलेक्शन मोती से स्टार्ट होगा, या मैन्युफैक्चरिंग मोती से स्टार्ट होगा, या आप कोई डिजाइन दे रहे हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ सबको कि आप जब भी ज्वेलरी परचेस करने जाए तो आप ब्लैंक ना जाए, कुछ ना कुछ माइंड में जरूर लेके जाए, और दोनों पार्ट को सोच के जाए कि इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है या कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी है। और धीरे धीरे आप स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने इसके पहले बात की थी कि आप इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड करते हो, तो आपका 10 ग्राम हो गया। अब आप 10 ग्राम में आपने अगर ज्वेलरी भी ले ली तो मैं उसको अच्छा इसलिए मानता हूं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो दो तरह का होता है। आपका एक पैसा आपने खुद ने यूज किया और एक आपने उसको डंप करके रख दिया। तो आपने गोल्ड ले तो लिया, 10 ग्राम का कॉइन ले लिया, पर आप 10 ग्राम कॉइन को यूज नहीं कर सकते। उसको आपको पैक करके रखना ही है, अलमीरिया में रखना है, या आपके लॉकर में रखना है, या XYZ कहीं रखना है। पर अगर आपने 10 ग्राम कन्वर्ट कर दिया इन ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट वाली ज्वेलरी में कर दिया या कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी में कर दिया, तो आपका जो पैसा है, जो गाड़ी कमाई है आपकी, उसका आप यूज भी कर रहे हो। आपको हैप्पीनेस भी मिल रही है उससे कि आप जब पहन रहे हो उसको तो यू आर फीलिंग गुड कि यार मेरे पैसा का मैं उपयोग भी कर रही हूँ। तो दोनों चीज है, दोनों चीज सोच के करना चाहिए कि अगर आपका कलेक्शन हो गया है देन गो फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली, अगर कलेक्शन नहीं है तो फिर कलेक्शन पे भी जाओ। हाँ, तो जब भी आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाएं और आपके दिमाग में आए कि अब सोने का कुछ बनाना है, तो आपको सबसे पहले दो चीजें सोचनी है। आप इन्वेस्ट करने के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं या खुद के पहनने के लिए। और जब इन्वेस्ट करने की बात हो तो तरीका अलग है, और खुद के पहनने के लिए बात करना हो तो तरीका अलग है। दोनों में से आप तय करें, लिखें कि आपका क्या चॉइस है, और उसके बाद दोनों में ही अलग अलग चॉइस है, उस पर जाएं और फिर सोना खरीदें। सोने की बात हमने बहुत सारी की, लेकिन यदि हम ह्यूमंस को देखें, इंसानों को देखें, तो इंसान भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ इंसान होते हैं सोने से, कुछ होते हैं चांदी से, कुछ होते हैं मोती से, कुछ होते हैं हीरे से, और कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं भी नहीं आते और जिन्हें हम मानते हैं कि इन्हें इंसान होना ही नहीं चाहिए। और अच्छा इंसान बनने की हमारी जो यात्रा होती है, उसमें कई बार हमें भी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि ऐसे लगता है कि अच्छा हुआ बच गए, वरना हम कुछ और होते। डेफिनेटली आपके जिंदगी में भी ऐसे मौके आए होंगे। एक उम्र होती है जब हमें दुनिया बिल्कुल अलग लगती है, जब हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, और वो ही उम्र होती है हम संभल गए तो जिंदगी बन जाती है, और नहीं संभले तो बहुत सारी ऐसी आदतें लग जाती हैं जो हमारा भी नुकसान करती हैं, परिवार का भी नुकसान करती हैं, समाज का भी नुकसान करती हैं। ऐसी कौन सी स्थितियां आपके साथ आई और आप उससे कैसे निकल पाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया मनीषा मैम आपने, और मैं कभी कभी अकेले में बैठ के सोचता भी हूँ कि मेरी लाइफ जर्नी में अगर मैंने जब स्कूलिंग किया, बोर्डिंग स्कूल से किया हुआ मैंने स्कूलिंग, उसके बाद कॉलेज किया और फिर बिजनेस में आया, नो डाउट कोई भी उस एज में बाकी दूसरी चीजों से बच नहीं सकता। लाइक पार्टीज में, या आप ड्रिंक्स करते हैं, या आप स्मोक करते हैं, तो एक माहौल आपको मिलता है उस एज ग्रुप में कि आप उनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत टफ सिचुएशन होती है। बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास एक प्लस पॉइंट मिला मुझे कि मुझे बहुत जल्दी
शॉप में इन्वॉल्व कर लिया गया। मदर का प्रेशर था, फादर का कभी ऐसा प्रेशर नहीं रहा, पर मदर का हमेशा था कि आप अपना बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओ, फादर के साथ हेल्प करो। जॉइंट बिजनेस था हमारा, जॉइंट फैमिली का बिजनेस था, तो एक हमेशा प्रेशर रहता है कि आपके फादर के बड़े ब्रदर हैं, उनके बेटे भी काम कर रहे हैं, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, आपकी पढ़ाई भी करो, ये भी करो। तो मेरे पास वो एक बेनिफिट मिला मुझे कि वो जो टाइम स्लॉट था ना मेरा, जो मैक्सिमम टाइम में बिजी रहा शॉप में, उस कारण से मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला दूसरे काम में इन्वॉल्व होने का या इस तरह की चीजों में। हाँ, मैं अगर उस टाइम उस बिजनेस में नहीं लगता तो शायद मैं इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता। सो आप ये कह रहे हैं कि यंग बच्चों को अपने चॉइस का काम ढूंढ के उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो जिनके पास पीछे बैकअप में बिजनेस है वो तो अपने बिजनेस में जा सकते हैं, जो लोग बिजनेस में नहीं जाना चाहते वो स्किल डेवलपमेंट में अगर समय लगाएं तो उनके लिए आगे के रास्ते और मजबूत हो जाएंगे, वेरी करेक्ट। बजाय इसके कि वो किसी डाइवर्जन पे चले जाएं और ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाएं जो खुद भी कुछ नहीं करते हैं और आपको भी कुछ नहीं करने देते हैं। करेक्ट। मुझे जैसे लगता है आपने कि कहा कि आप बोर्डिंग में पढ़ते थे, तो डेफिनेटली आपके पास भी अच्छे बुरे लोगों की संगत होती होगी, तो वहां से कैसे आपको ये लर्निंग आई कि ये जो एक्टिविटी है इसको यहाँ रोक देना है या इतना ही करना है या इससे ज्यादा, वो सोच कब डेवलप होती है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मैं आजकल डील कर रही हूँ जहाँ बच्चे जब समझते हैं, जब तक उनको ये समझदारी आती है तब तक कई बार बहुत देर हो जाती है और बहुत सारा प्रीशियस टाइम जो उनको अपने आप को गढ़ने में लगाना चाहिए था वो निकल जाता है। तो हम उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजनेस में इन्वॉल्व होने के कारण मेरे पास वो टाइम स्लॉट काफी कम रहा कि मैं दिन भर फ्री हूँ और दिन भर मुझे क्या करना है। और मैं देख रहा हूँ आज की जनरेशन में कि अगर आपके पास कुछ कुछ भी काम नहीं है तो आप नेगेटिव चीजों की तरफ बहुत जल्दी बढ़ जाते हो। हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि आपके माइंड को कुछ तो चाहिए। हाँ, और अगर आपने कोई पॉजिटिव चीज में या कोई इस चीजों में नहीं लगाया आपने जहां पे आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली उन चीजों में चले जाओगे जो आपको बेनिफिट नहीं कर रहे, आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आज की जनरेशन को जितना जल्दी बिजी हो जाए वो, या तो पैसे कमाने में लग जाए, कोई आर्ट सीखने में लग जाए, स्किल सीखने में लग जाए, या सबसे बढ़िया बुक्स पढ़ने में लग जाए। मुझे लगता है उससे अच्छा आज की तारीख में अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को और बिल्ड करने के लिए उससे अच्छी कोई चीज नहीं है कि आप कहीं बिजी हो जाए। तो मेरे लिए वो बेनिफिट रहा कि मैं बिजनेस में लग गया और बिजनेस में धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गया। और एक जनरेशन में हमेशा रहा हमारे कि यार खुद का भी नाम कमाना है। तो जिससे कहीं किसी ने कमेंट कर दिया कि तुम्हें तो अच्छी भली गद्दी मिल गई है, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाइक कि सोने के चम्मच से लेके पैदा हुए हो तो तुम्हें तो कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो हमेशा अंदर फील होता था कि नहीं यार, करना तो यही है, बट इसको उस लेवल पे ले जाना कि पब्लिक ने, जनरल लोगों ने बोलना चाहिए कि नहीं, यहाँ से इन्होंने इसको ग्रो किया है। हाँ, हाँ, जरूरी नहीं कि मैं कहीं और से एबीसीडी स्टार्ट करूं। बिल्कुल। तो वो कमेंट्स कहीं काम करे, लोगों के कमेंट कहीं कहीं चैलेंज मिले, कहीं फैमिली में सिबलिंग से कंपटीशन मिली, या जो कंपटीशन है शोरूम्स वगैरह में उनसे मिली, और खुद कुछ के भी गोल थे कि यार कुछ करना है। तो बड़े छोटे लेवल पे हमारा शोरूम था उस टाइम। शोरूम क्या था, दुकान थी, 400 स्क्वायर फीट की दुकान थी, और वहां पर हम कस्टमर करते थे, काफी रश रहता था। फादर और फादर के ब्रदर बड़े, वो भी साथ में काम करते थे, उनके बेटे वो भी साथ में काम करते थे, सब लोग काम करते थे साथ में। तो कभी दिमाग में आता नहीं था कि इसमें कुछ और करना है, यही सब कुछ है, तो उसको क्लीनिंग करना और सब कुछ वो करते थे। जब एक बार एक कस्टमर आए और उन्होंने फादर से बोल दिया कि मैं बहुत दूर से आपका नाम सुन के आया हूँ, आपसे ज्वेलरी लिया, सब कुछ अच्छा रहा, बट एक बात बोलना चाहूंगा आपको। तब फादर और मैं बैठे हुए थे, मैं पीछे बैठा हुआ था, फादर सुन रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। बोले जितना नाम है आपका वैसा 1% भी शोरूम नहीं है आपका। तो मुझे एकदम बड़ा शौक लगा कि ये क्या बोल दिया उन्होंने। उसके पहले कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं था, बड़ा रिस्पेक्टफुल सब बोल दिया। वो बात मुझे बहुत अंदर तक चुभ गई कि यार ये क्या हुआ। मैं उस रात सो नहीं पाया, मुझे बड़ा वो हुआ। फादर को मैंने बोला, फादर ने बोला लाइट लो, ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। पर वो मेरे लिए बहुत अहम बात हो गई थी, और वही मेरे लिए कहते ना कि एक लाइफ चेंजिंग कमेंट था मेरे लिए वो, कि उस कमेंट ने मुझे एक गोल दे दिया कि मुझे अब ये शो करना है कि जैसा नाम है वैसा शोरूम भी है। और वहां से जो जर्नी स्टार्ट की, बहुत टफ टाइम था मेरे लिए वो, क्योंकि खुद को अपने आप को बिल्ड करना और फैमिली बिजनेस के अंदर करना, जहां पे आपका जॉइंट फैमिली है, सब प्रेशर है। नो डाउट फादर बहुत सपोर्टिव है मेरे, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, गो एट, में जो करना, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर रोका तो ये शायद और कहीं चले जाएंगे। वहां कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार यहाँ कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो वहां से जो जर्नी स्टार्ट की, सॉफ्टवेयर में किया, ज्वेलरी में किया, सब लोगों ने प्रेशर बनाया कि ये बाहर से पढ़ के आया बोर्डिंग स्कूल से, ये कुछ नहीं कर पाएगा और बिगाड़ देगा चीजों को, क्योंकि चेंज कर रहा था मैं।
और चेंज हमेशा लोगों को पसंद नहीं आता है। तो वहां लोगों ने बोला और मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, तो फिर मैं करूंगा। अगर मैं कोई स्पेकुलेशन में नहीं हूं, मैं कोई ड्रिंक्स नहीं कर रहा हूं या कोई गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुआ, कहीं और गलत पैसा नहीं लगा रहा हूं क्रिकेट में या कहीं और नहीं लगा रहा हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, तो मैं इसमें लगाऊंगा, भले ही सक्सेसफुल नहीं हूं। और वो मुझे धीरे 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 वो चीजें मुझे अंदर से मुझे इंकरेज करती गई और मैं बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। तो मुझे बॉम्बे में गया एग्जीबिशंस में, वहां देखा मैंने, और दिल्ली गया एग्जीबिशंस में, हांगकांग गया फर्स्ट टाइम मोती की एग्जीबिशन में। तो वहां मैंने लाइव देखी ज्वेलरी लाइन की कि ये इसमें तो बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत 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 ज्यादा स्टेजेस है इसमें कि अगर कोई करना चाहे तो इसमें एंडलेस स्टेजेस हैं कि अगर आपको काम ही करना है तो आप कर सकते हो और इतना कर सकते हो कि आप पूरी लाइफ भी आप काम करते रहोगे, सीखते रहोगे, तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। छोटी सी इंडस्ट्री नहीं है ज्वेलरी की। तो वहां से वो और माइंड ओपन हुआ कि नहीं, अब हमें एक्सक्लूसिव आइटम देना है। देवास जैसे छोटा शहर होके और वहां पर एक्सक्लूसिव सोचो आप, तो सब मना करते कि नहीं, यहाँ तो गांव की गिराकी आप नहीं करना। तो मेरे अंदर जुनून था कि मुझे करना है। प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने बोला कि नहीं ये नहीं होगा, पर मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा। सिर्फ एक ही दिमाग में था, गलत नहीं कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। तो वो ग्राउंड फ्लोर मैंने कंप्लीट करवाया। फर्स्ट फ्लोर पे गए हम, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ध्यान दिया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग करवाया आइटम। ऑल इंडिया मैंने जितने भी वेंडर्स थे उन सबको यहाँ बुलाया देवास, उनसे बोला कि हम ज्वेलरी रखेंगे आपकी, थोड़ी थोड़ी रखेंगे। सबने साथ दिया कि चलो ये बंदा स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट किया। सबने अपोज किया, बोले ये रखने की जरूरत नहीं है, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। मैंने कि हम गोल्ड में कर रहे हैं, अगर बर्बाद हुआ तो कुछ परसेंटेज बर्बाद हो रहा, बाकी तो गोल्ड है ही सी। तो फादर ने हमें सपोर्ट किया कि नहीं, गो एट, तुम्हारे मन में इच्छा करो। तो वो एक सपोर्टिंग ऑफ पेरेंट्स, वो एक बहुत बड़ा की है इसके अंदर कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर दे अच्छे काम के लिए बच्चों को और ओपन हैंड देते हैं, तो शायद वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और बच्चे भी अपनी बात पे डटे रहे यदि वो सही काम कर रहे हैं, और बिजी रहे, कहीं ना कहीं बिजी रहे। मतलब वो तीनों चारों चीजें प्रॉपर अगर लेवल पे बैलेंसिंग में मिल जाती है, तो मुझे लगता है कोई भी गलत चीज की तरफ जाने से बचेगा। उसके मन में जब आप रोकते हो किसी को तो वो नेगेटिव आता है। अगर सही काम कर रहा हो, रोक दिया आपने उसको, तो उसके दिमाग में क्या आता है कि अरे करना ही नहीं, गलती करो। तो पेरेंट्स का ये जवाबदारी है कि बच्चा जब अगर सही कर रहा है तो सपोर्ट करो, या जो भी कर रहा है उसमें सपोर्ट तो करो। मतलब इट्स नॉट लाइक कि गलत करे तो सपोर्ट करो, बट अगर कुछ भी उसने दिमाग में लगाया कि मेरे को ये करना है तो थोड़ा सपोर्ट करो। शायद उसमें शायद वो अच्छा कर ले, और नहीं करेगा तो कम से कम गलत लाइन में नहीं जाएगा। हाँ, गलत लाइन में जाने के बाद बाहर लाना बहुत मुश्किल है, पर सही लाइन में अगर वो रॉन्ग हो गया तो वापस से दूसरी लाइन में ले जा सकते हो आप। कितनी बड़ी बात है यदि आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें। पहली बात समझने की ये कि आपके पास अगर करने को कुछ नहीं होगा तो आप कुछ भी करेंगे। तो कुछ भी से बचना है तो अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जो बच्चे जिनके परिवारों के पास पहले से व्यवसाय है वो उनका हिस्सा बन सकते हैं, नहीं बनना चाहें तो कोई स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। और यदि वो व्यस्त रहने के लिए कुछ नया अच्छा ढूंढ लेते हैं तो अपने आप दूसरी ऐसी चीजों से दूर हो जाते हैं जहां से बचना जरूरी है आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दूसरी बात, पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चा यदि कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें कुछ असामाजिक नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो फेल हो जाएगा, तो उसे करने दीजिए और फेल होने दीजिए, क्योंकि तब उसके पास दूसरा, तीसरा, चौथा रास्ता खुला होगा। और यदि आप उसे कुछ नहीं करने देते हैं तो वो ऐसे रास्ते पे चला जाएगा जहां से वापस लाना मुश्किल हो सकता है। तो ये जुगलबंदी माता पिता की और बच्चों की आपस में होनी चाहिए, और बच्चों की सबसे पहले खुद से होनी चाहिए कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। तब आप 400 स्क्वायर फुट की दुकान से एक बड़े लेवल पर किसी भी बिजनेस को ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आज के बच्चों में जो इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है, फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होके वो उस तरफ जा रहे हैं। तो मैं वो मैसेज देना चाहूंगा कि आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसे फ्रेंड्स बनते हैं जो जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते हो। इन्फ्लुएंस क्यों होते हो? क्योंकि वो प्रोपोगंडा करते हैं। प्रोपोगंडा कैसा करते हैं वो कि हम गलत कर रहे हैं और वी आर फेमस। और हर किसी के अंदर फेमस होने की एक, मुझे लगता है हर एक शख्स को लगता है कि मैं फेमस हो जाऊं। तो वहां वो फेमस होने के लिए सबसे इजी रास्ता होता है नेगेटिव इन्फ्लुएंस होना और नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ना। नो डाउट बहुत इजी रास्ता है, बट टफ रास्ता वो है कि आप ये समझ लें कि उनकी ताकत इसी में है कि आप उनके साथ चले जाएं।
अगर आप उनके साथ नहीं गए, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। और आपकी ताकत इसमें है कि आप उनको जाने दें, जाने उनके दें। साथ ना जाए। आप चूज करें, फ्रेंड्स को चूज करें कि ये फ्रेंड सही काम कर रहा है, मेरे पेरेंट्स भी सोचेंगे कि ये एक अच्छा फ्रेंड है, उसके साथ आगे बढ़े, आगे जाके आपको बहुत सही रास्ता मिलेगा। और अगर आप उनके इन्फ्लुएंस में चले गए, दूसरों के जो गलत काम कर रहे हैं, वो आज की तारीख में ड्रग्स ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंक्स कर रहे हैं, आप उधर इन्फ्लुएंस हो गए, तो आप अभी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आप फेमस हो गए हैं और आप नेगेटिव जा रहे हैं, बट आफ्टर 4-5 years यू विल फील लाइक दैट कि आपने एक ऐसा टाइम खो दिया जो वापस नहीं आएगा। तो आज आप चूज करें। इट इज लाइक कि आप खाने में कुछ आपको चीज पसंद नहीं आती तो आप मना करते हो, तो ये नहीं खाना है, और जो पसंद आती है वो खाते हो आप। तो आपको चूज करना है कि आपके लिए सही लोग कौन से हैं, सही लोग नहीं है, और वही आपको आगे फ्यूचर में आपके बेनिफिट देंगे। एक अच्छा सर्कल आपको लाइफ लॉन्ग ऐसा काम करता है। पेरेंट्स के बाद फ्रेंड्स जैसे होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। तो अच्छे फ्रेंड्स चूज करें, उनके साथ सपोर्ट करें और उनको सपोर्ट करें ताकि वो आपको भी सपोर्ट करें। वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, लेकिन नाम थोड़े समय के लिए होगा, बदनाम आप पूरी जिंदगी के लिए हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये तय करना है कि आपको किन लोगों के बीच में उठना बैठना है। दोस्त भी ऐसे हों, ये कई बार हम कहते हैं कि आपके ऑनलाइन बहुत सारे लाखों करोड़ों मित्र हो सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा दोस्त है क्या कि रात को 2 बजे जाके आप हक से उसके पास बैठ सकें और अपने दिल की बात कह सकें। उन दोस्तों को अपने आसपास खोजिए, तो वो परिवार की तरह जिंदगी भर आपके अच्छे बुरे में आपके साथ खड़े भी रहेंगे, आपको हक से बताएंगे भी कि क्या सही है क्या गलत है, और आपके ग्रोथ में मिलके आपके साथ आगे भी बढ़ेंगे। आपका साथ अच्छा होगा, भटकाव अपने आप कम हो जाएगा। ये मत सोचिए कि जो लोग दिखावे पे जाते हैं उनके साथ रह के मैं भी वैसा हो जाऊंगा, आप गलत है। यहाँ पे आपको साथ सही चूज करना चाहिए, जैसे कि अतुल जी ने कहा कि साथ कौन रहेगा ये आपको तय करना है, और यदि आपने ये तय कर लिया तो फिर आप कहीं किसी गलत रास्ते नहीं जाएंगे। देखिए, हमने बात की सोने पे, जो हम पहनते हैं एज ए ज्वेलरी, जो हम इकट्ठा करते हैं एज ए सिक्योरिटी। उसके बाद हमने बात की सोने जैसे इंसानों के बारे में भी। तो यदि सोना पहनना अच्छा है तो सोने जैसा इंसान बनना उससे भी अच्छा है। हमारे साथ बात करते रहिए, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। आपको क्या अच्छा लगा लिखिएगा जरूर, क्या और आप चाहते हैं वो भी लिखिएगा जरूर। यदि आपके आसपास भी ऐसे कोई उदाहरण है जिन्होंने बहुत मेहनत करके कहीं पहुंचे हैं, लेकिन अपने मॉरल्स बनाए रखे हैं, नैतिकता बनाए रखी है, हमें लिखिएगा जरूर। हम चाहेंगे उनसे बात करें और वो बातचीत भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि एक व्यक्ति बदलता है, एक परिवार बदलता है, एक परिवार बदलता है तो एक समाज बदलता है, और समाज बदलता है तो हम राष्ट्र को अच्छा बनाने में थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। ऐसी ही किसी बातचीत में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अतुल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके साथ जय भारत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।